हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम विशाल, गुरुजी कोचिंग क्लासेस की तरफ से। और आपके क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। ये बहुपद होता क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बहुपद जानते हैं बच्चों कि जो ब्रिज बनाए जाते हैं, जो पुल बनाए जाते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और रॉकेट टेक्नोलॉजी, जो रॉकेट ट्रैजेक्टरी में इसका उपयोग किया जाता है इस बहुपद का। तो इसका मतलब इस बहुपद का बहुत इस्तेमाल आगे आपका होने वाला है। जो भी आप तैयारी करते हैं बड़ी परीक्षाओं की, उसमें इसका उपयोग होने वाला है। चलिए आइए, ज्यादा समय ना लगाकर इसको सीखते हैं। ठीक है, तो बहुपद कहते किसे हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ऐसा व्यंजक यानी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर, एक वेरिएबल हो, चर बोलते हैं, वेरिएबल हो। अच्छा, वेरिएबल किसे बोलते हैं, चर किसे बोलते हैं? चर बोलते हैं ये सर एक्स वाई जेड। चर जो होते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों? एक्स वाई जब जेड के टर्म्स में, अल्फाबेटिक जो भी एबीसीडी के टर्म्स में आते हैं, वो सारे चर कहलाते हैं यानी वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। चर की घात यानी पावर जो है हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, उन्हें हम बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। पिछली कक्षा में बताया है 0 1 2 3 जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये सारे ही होल नंबर्स कहलाते हैं। इवन जीरो भी, यानी बहुपद की घात जीरो भी हो सकती है। अच्छा बताओ बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि x की पावर अगर जीरो हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x की पावर अगर जीरो है तो इसकी वैल्यू होती है हमेशा 1। याद रखना, जीरो नहीं लिखते, x की पावर जीरो नहीं लिखते, इसकी जगह 1 कर देते हैं। ठीक है बच्चों। और x की पावर x की पावर अगर 1 हो तो 1 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे x लगा सकते हो, राइट। तो बहुपद में क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स के ऊपर क्या होते हैं? पावर्स लगी होती है। और वो पावर्स किस टर्म्स में होगी? याद रखना बच्चों, होल नंबर्स में होती है। पावर अगर होल नंबर्स में नहीं है, वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर्स में नहीं है तो वो बहुपद भी नहीं है, यानी पॉलिनोमियल्स भी वो बिल्कुल नहीं है। याद रखना, पावर हमेशा होल नंबर पे होगी। ठीक है, पहली बात तो पावर हमेशा होल नंबर पे होगी, तभी वो बहुपद या पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ओके। सेकंड बात, चर। चर किसे कहते हैं? वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड या अल्फाबेट में होते हैं वेरिएबल्स। दूसरी बात, एक पद होता है अचर। अचर यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होते हैं वो नंबर होते हैं सर। अगर हम टर्म्स की बात करें, पद की बात करें, तो चर पद भी होता है, अचर पद भी होता है, इन दोनों से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ऐसे मान लीजिए मैंने एक बहुपद ले लिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये कौन से चर का बहुपद है, कौन से वेरिएबल्स का है? तो आप कहोगे x वेरिएबल्स का है। इसमें वेरिएबल्स क्या है बच्चों? x है, राइट। और इसमें पद यानी टर्म्स कौन सा है? तो वेरिएबल्स वाला टर्म्स कौन कौन सा है? तो ये है पूरा वेरिएबल्स, क्योंकि यहां पर देखो x की वैल्यू अगर चेंज करोगे तो इस टर्म्स की वैल्यू पूरी चेंज होगी, और बिल्कुल इसकी वैल्यू चेंज होगी। ये क्या है? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। अगर आप इसमें किसी भी पद में आप x की वैल्यू डालो, इसकी इसकी चेंज होगी। मान लीजिए x की वैल्यू 1 डाला तो ये 3 हो जाएगा, 1 डाला तो ये 5 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 डाला तो 2 2 4 और 4 12 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेकिन 7 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इस पद को हम लोग कांस्टेंट पद कहते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि कांस्टेंट पद की पावर्स क्या होती है? तो कांस्टेंट पद की जो x की पावर है यहाँ पे क्या है बच्चों? 0। ठीक है, तो याद रखना बहुपद कैसे चलता है। पहले, सबसे पहले x की पावर 0 यानी कि ये कांस्टेंट टर्म्स हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्या होगा? x की पावर 1 वाला, यानी केवल x लिख सकते हैं। फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3। इस तरीके से ये बढ़ता जाता है टर्म्स, ऐसे एंड सो ऑन चलता जाता है। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको बताऊं, इसके साथ नंबर लगते हैं। मान लीजिए यहाँ 3 लग जाएगा, यहाँ 4 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ -5 लग जाएगा, इस तरीके से नंबर लग जाए। तो इस तरीके से जो सीरीज चलती है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरीके से जो सीरीज चलती है वो जो होती है क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। यहां सबकी पावर देखो क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या में है। और वेरिएबल्स का आंसर है 1 वेरिएबल्स का ये बहुपद है, जो कि x का है। y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चर तो कोई भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके बाद हम अगर बात करें कि
इसमें और क्या क्या चीज होती है तो ये हम आपको बताते थे। देखिए, अब आता है दूसरा चीज गुणांक का। गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। गुणांक, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं? तो जो भी पद है, यानी मान लीजिए इसमें इसको x को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। यहां पे हम मान लीजिए ले लेते हैं, कोई बात नहीं, यहां पर हम मान लीजिए ले लेते हैं क्या, यहां पर हमने लिया कि आप मुझे बताएं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसे हम कहते हैं उसका गुणांक यानी कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के साथ जो, यानी एक्स जो भी पद है उसके साथ जिस चर यानी वेरिएबल्स के साथ जो मल्टीप्लाई में जो नंबर है ना, वो उसका गुणांक कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे इस एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। मान लीजिए यहां माइनस होता तो आप -5 बोलते, प्लस का नंबर हो, प्लस ना ही बोलोगे तो चल जाएगा, लेकिन माइनस का नंबर हो तो जरूर बोलना पड़ेगा। तो यहां पर इस बहुपद में एक्स का गुणांक क्या है पूछा जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स का गुणांक। तो कोफिशिएंट क्या होगा एक्स का बच्चों? -5। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास हमने गुणांक समझ लिया, हमने चर समझ लिया क्या होता है, अचर समझ लिया क्या होता है। अब हम बात करें कि एक पद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स ये क्या होते हैं? तो रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में सिर्फ एक घात हो, जिस बहुपद की पावर 1 हो, जिस बहुपद की पावर 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? घात यानी पावर। पावर क्या है बच्चा? 1 है। इस बहुपद की पावर क्या है? 1। एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पावर 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स, राइट। दूसरा, द्विघाती बहुपद। द्विघात बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। ओके, ठीक है। द्विघात यानी इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे भाई, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। क्यू क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, जिसमें पावर कितनी है? 2 हो। जैसे मान लीजिए 3x² - 8x + 4। इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखा है, बहुपद दे रखा है, तो उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे, यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे इसको। और इसकी मैक्सिमम घात कितनी है? 2। एक्स की मैक्सिमम घात, तो इसकी पावर हो जाएगी 2। इस बहुपद की पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो पावर किसी बहुपद की अगर पता करनी हो, पॉलिनोमियल्स की पावर अगर पता करनी हो, तो उस पूरे बहुपद में जो एक्स की मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? बिल्कुल सही, वही उसकी घात यानी पावर कहलाएगी। सेकंड चीज, रैखिक बहुपद में पावर 1 होती है, द्विघात बहुपद में पावर 2 होती है। त्रिघात की बात करें, नाम से पता चल गया, बच्चे बता देंगे। त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक, इसको क्यूबिक भी बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, मान लीजिए ये लिखा हो 5x³ + 2x² + 3x + 1। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई बहुपद आ जाए, ठीक है, तो इस बहुपद की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो इसे हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद, यानी इसकी पावर मैक्सिमम क्या हो जाएगी? घात क्या हो जाएगी बच्चों? 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा? बहुपद के गुणांक सीखा, चर सीखा क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अचर सीखा, कांस्टेंट किसे कहते हैं, और गुणांक सीखा, कोफिशिएंट, जो
मल्टीपल हो वेरिएबल्स के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, उसका गुणांक यानी कोफिशिएंट कहते हैं। और रैखिक बहुपद को क्या कहते हैं, जिसमें पावर एक हो, मैक्सिमम पावर एक जिस बहुपद की, उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। ओके, द्विघाती बहुपद क्वाड्रिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, जिसकी मैक्सिमम घात कितनी हो, दो, मैक्सिमम पावर दो हो। त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, तीन। तो किसी भी बहुपद की जो x की मैक्सिमम घात होगी वो उस बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है बच्चों, आगे। ओके बच्चों, तो अगला टॉपिक आता है ऐसे में हमारा, बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो वेरिएबल यानी चर का वो मान, किसी बहुपद में चर का वो मान जो पूरे बहुपद की वैल्यू यानी मान को शून्य कर दे, जीरो कर दे, तो उसे हम उस बहुपद का शून्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 2x + 6 दे रखा है। यहां पर अगर हम x बराबर x इक्वल टू -3 रख दे, x इक्वल टू -3, चलो आओ रखते हैं, तो ये हो गया -3 और ये 6, ये समझ में आया बच्चों। x की जगह -3 रख दिया, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस का है। अब 2 और -3 का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -6 और +6, एक प्लस में एक माइनस में तो घट जाएगा, तो 6 में से 6 घटा कितना आया, 0। तो देखिए x जब बराबर हमने -3 रखा है इस बहुपद में, ये क्या है, एक बहुपद है, एक घात का रैखिक बहुपद है, इसमें x का मान हमने जब -3 रखा तो ये पूरा बहुपद की वैल्यू क्या आ गई, शून्य। तो इसीलिए x बराबर -3 क्या है, एक शून्यक है। क्या है, शून्यक है बहुपद का जीरोस है। x -3 बहुपद का, इस बहुपद का जीरोस है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, बहुपद के एक जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यानी ग्राफ में बहुपद के शून्य कैसे देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसा आपको पता है कि ये y एक्सिस होता है ग्राफ में, ये x एक्सिस होता है ना बेटा, ये y एक्सिस है और ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जो हमारा ग्राफ बनेगा ना, देखिए रैखिक अगर बहुपद होगा तो वो एक सीधी रेखा में चलेगा। कैसे चलेगा, सीधी रेखा में। मान लीजिए ये इस तरीके से गया है ना, तो आपने देखा ये रेखा x एक्सिस को कितनी जगह काट रही है, एक जगह। x एक्सिस को एक जगह काट रही है, एक ही बिंदु पे काट रही है। तो इसका मतलब रैखिक बहुपद जो होगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स, उसका जो शून्यक होगा वो हमेशा एक ही होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा किसी एक दूसरी सीधी रेखा को सिर्फ एक ही बिंदु पे काट सकती है। तो इसलिए यहां पर मतलब ये इसका शून्यक जो होगा रैखिक बहुपद का, वो सिर्फ एक होगा। ठीक है, इसी को एक और समझते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास इस तरीके से आ गया, तो आप देखिए ये x एक्सिस था बच्चों, ये y एक्सिस था। y एक्सिस तो यहाँ रोल नहीं है, आपके कोर्स में x एक्सिस वाला ही है। x एक्सिस में ही जो कोई भी इक्वेशन जिसको भी हम जो ग्राफ में जब बनाएंगे ना, ये जो इक्वेशन होते हैं ये ग्राफ में बनाएंगे जब हम पॉलिनोमियल, तो जब हम द्विघात वाला बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास एक है, ठीक है, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ना ग्राफ में, तो ये x एक्सिस को जरूर दो जगह काटेगा। अगर ये ग्राफ मतलब इक्वेशन सही होगा तो ये x एक्सिस को जरूर दो जगह काटेगा। क्यों दो जगह काटेगा, क्यों दो जगह काटेगा बेटा, तो ये इसलिए दो जगह काटेगा क्योंकि इसके शून्य जो आएंगे ना, यहाँ पे x के मान जो आएंगे वो भी दो ही होंगे, वो दो मान होंगे, कम से कम दो मान आएंगे। पहले अल्फा और बीटा नाम देते हैं ना आपके कोर्स में, अल्फा और बीटा, इसके दो मान आएंगे क्योंकि ये दो जगह काटेगा। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को या दो जगह काटेगा, तो इसके दो मान आएंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर हमारे पास एक त्रिघाती बहुपद है, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटेगा, तीन जगह। देखो कितनी जगह काटा, एक, दो, तीन जगह काटा है। तो इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ बनेगा, ये त्रिघाती बहुपद का। कोई भी त्रिघाती बहुपद हो सकता है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये पक्का है कि ये जब एक्स एक्सिस को तीन जगह काट रहा है तो ये जरूर किसका ग्राफ है, त्रिघाती बहुपद का ग्राफ बनेगा। ठीक, ये द्विघाती का, क्योंकि एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है। तो इसके जीरोस कितने होंगे, दो। एक्स एक्सिस को जितनी जगह कोई भी ग्राफ काटेगा,
एक्स एक्सिस को, उसके शून्यक उतने ही होंगे। ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है क्योंकि इसके दो शून्यक है। ये त्रिघात बहुपद का ग्राफ है क्योंकि ये तीन जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया। ग्राफ में जो मान अगर आप दिखाया जाए, इस तरीके से दिखा दिया जाए तो आपको पता है इसमें सिर्फ एक ही मान होगा। क्या होगा? एक। जीरोस जो है एक होगा और इसमें दो जीरोस होंगे क्योंकि एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा, और इसमें तीन जीरोस है क्योंकि एक्स एक्सिस को तीन जगह काट रहा। अब बताइए बच्चों, मैंने एक ग्राफ और बना दिया, मान लीजिए, बताइए कितने जीरोस होंगे? एक्स एक्सिस है ये, है ना, और ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस का तो इसमें जीरोस में लेना देना नहीं है अभी। तो क्या है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा, बस वो चेक कीजिए। एक, दो, तीन, चार। यानी कि ये जो बहुपद होगा इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? चार। तो जीरोस कितने होंगे? चार, क्योंकि चार जगह ये काट रहा है। ठीक है, ऐसे इस ग्राफ से हम बहुपद की भी पहचान कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स की, और साथ ही साथ इसके जीरोस की भी पहचान हो जाती है। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद हमारे पास आते हैं बहुपद, जो द्विघात बहुपद के जो शून्यक है और उनके गुणांकों में रिलेशन आता है। चलिए आप बात करते हैं। रफ करके एक मिनट बात करते हैं। ओके बच्चों, तो द्विघात बहुपद के गुणांकों और शुद्धकों में संबंध स्थापित करना है, इसके बारे में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में सबसे ज्यादा आपके परीक्षाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। ये शून्यक द्विघात बहुपद है, यानी दो घात का बहुपद है, तो शून्यक कितने होंगे बच्चों? दो होंगे। तो पहले शून्यकों का नाम किससे रखते हैं हम लोग? अल्फा और बीटा से। याद रखना, शून्यकों का नाम किससे रखते हैं? अल्फा और बीटा से। अब फिर गुणांकों में अब संबंध स्थापित करना है, यानी एक हमें संबंध, रिलेशन बनाना है दोनों के बीच में। तो हमें कोई पर्टिकुलर, अब मान लीजिए गुणांक तो बदलते रहते हैं, हो सकता है कभी 3 हो एक्स स्क्वायर के साथ, तो कभी 5 हो एक्स स्क्वायर के साथ। तो हमें ऐसा एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लेना है जो हम संबंध पहले से एक मान के चले। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले लिया हमने, द्विघात बहुपद का मानक रूप कहते हैं इसको। ठीक, ऐसे ले लिया। अब इसमें हमें ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? नंबर है, यानी ए बी सी क्या है? नंबर्स है। ये द्विघात बहुपद के क्या है? नंबर्स, कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, ये नंबर है, यहां संख्याएं है, ये संख्या है, ए बी सी संख्या है। लेकिन ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। ए किसका गुणांक है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। और x का गुणांक क्या है बच्चों? याद करो, कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं हम लोग, b। ठीक, और c तो क्या है? अचर पद है। c क्या है? अचर पद है, यानी अचर पद लिख सकते हैं, अचर पद। ये क्या है? c। यानी बोले तो ना, ये c ऐसे ही बोल सकते हैं बेटा, x की पावर 0 का गुणांक बोल सकते हैं c। x की पावर 0 का गुणांक c। वैसे बोलते नहीं है, अचर पद बोल देते हैं इसको, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। दूसरी चीज, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है। अब संबंध स्थापित करने के लिए आपको बताया गया है कि अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का जोड़, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है, क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या लिख दिया आपने? समझ में नहीं आया? सम ऑफ जीरोस, इसको क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस। जो भी इसके जीरोस होंगे उनका सम करोगे तो वो बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक, यानी बी। एक्स का गुणांक को क्या बोलेंगे? एक्स का गुणांक क्या है बच्चा? बी।
तो x का गुणांक b और x स्क्वायर का गुणांक अपान में a। सीधे बोले तो शून्यकों को किससे दिखाते हैं द्विघात में? अल्फा प्लस बीटा। क्या दिखाते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस b अपॉन a। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड शून्य जीरोस। ठीक है, ये दैट इज द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कोफिशिएंट ऑफ ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया बेटा। यहाँ पे क्या है? ये एक्स स्क्वायर जो हमारे पास द्विघाती बहुपद है ना, उसके गुणांक है। ये क्या है? बी और ए गुणांक है। बी किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक है। ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। माइनस का निशान ऑलरेडी फॉर्मूले में दे रखा है। एक्स और अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है? अल्फा शून्यक है, द्विघाती। इसी द्विघाती बहुपद के अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है। एक और संबंध है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं या अल्फा गुणा अल्फा डॉट बीटा भी लिख सकते हैं। क्या होता है? सी अपॉन ए, याद रखना, ये दूसरा संबंध। सी क्या है? अचर पद। क्या है बच्चों? अचर पद। और पटे में ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि आपको बस ये याद रखना है कि द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि द्विघात बहुपद के शून्यक है, बराबर होगा माइनस बी अपान ए के। और इसी का शून्यक का मल्टीप्लीकेशन यानी शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो बराबर होगा सी अपॉन ए के। ये आपको हमेशा याद रखना है। इस पर बहुत से क्वेश्चन अभी सॉल्व किए जाएंगे। मैं इसकी जो क्वेश्चन की सीरीज है वो एक साथ आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, सारे स्टेप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ बाहर के भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहां समझ में आ गया अल्फा प्लस, बट क्या याद रखना है आपको? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी क्या है? द्विघात बहुपद का अचर पद है। ठीक है, ये याद रखना है। ओके बच्चों, अब हमारे पास अगर अल्फा और बीटा दिया हो, ये तो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपके पास अल्फा और बीटा दिया हो तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? अगर अल्फा और बीटा गिवन है तो पॉलिनोमियल्स कैसे प्राप्त करेंगे? उसके लिए देखिए सिंपल सा छोटा सा फार्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि और एक्स स्क्वायर माइनस के ना भी हो, के अभी इतना ध्यान मत दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, के एक कांस्टेंट टर्म्स है। मान लीजिए के नहीं भी आपको नहीं दिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से इस फार्मूले से आप वो बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अल्फा बराबर है 5 और बीटा बराबर है -8 और आपसे कहा जाए कि आप मुझे द्विघात बहुपद निकाल के दिखाइए, तो ठीक है, इसी फार्मूले में रख देते हैं। अब यहाँ पे के कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, इसको ना ही लेंगे तो भी चल जाएगा आपका, ऐसी जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, इसी से बनाइए केवल आप, ये इतना ही फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, इसकी जरूरत अभी नहीं है। आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। अल्फा देखिए माने अल्फा की जगह 5 रखेंगे, ये है ना अल्फा, प्लस बीटा की जगह -8, तो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 8 रख दिया। साथ में एक्स का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें क्या बनाना है? पॉलिनोमियल्स बनाना है। और प्लस अल्फा कितना है बच्चा? 5, बीटा कितना है? -8, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? -3 और -3, ये हो जाएगा +3x, और यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस और प्लस का माइनस माइनस, और 5 8 40। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या बन गया बेटा? ये द्विघाती बहुपद का, सॉरी, ये बन गया हमारे पास पॉलिनोमियल्स बन गया है, बहुपद बन गया हमारे पास। ठीक है, अल्फा और बीटा गिवन था। कई बार आपसे बोलते हैं कि योग दे देता है, डायरेक्ट योग दे देता है, अल्फा बीटा योग, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है शून्यकों का योग 7 है और गुणनफल -2/5 है।
तो बहुपद ज्ञात करें। बहुत आसान है। शून्यकों का योग क्या मतलब होता है? अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, क्या दे रखा है? 7, यानी जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां पे सीधे 7 लगाइए। और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? वो -2। गुणनफल क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है? -2/5। ठीक, तो अब सीधे अल्फा इंटू बीटा की जगह -2/5 रखना है और अल्फा प्लस बीटा की जगह 7 रखना है। तो क्या बन जाएगा? x² -7x -2/5। राइट। अब ये 5 चाहो तो आप पूरे इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये k यही काम आता है ना। तो ये 5 नीचे से खत्म हो जाएगा, खत्म करना हो तो ये हो जाएगा 5x² -35x और -2। ये हो गया आपका इक्वेशन। पूरे इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे से 5 खत्म हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे 0 भी गिवन होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि दोनों इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर कर दिया, तो ये तो 0 ही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है ना बेटा, जो चीज अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हो वही राइट हैंड साइड पे भी आपको करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है शून्यकों का योग दे रखा हो और गुणनफल दे रखा हो, तो इस तरीके से डायरेक्ट इस फार्मूले में डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको शून्यकों का योग लगा देना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह ये रख देना है। इतना भी लिख के आओगे तो भी आंसर आपका करेक्ट है। ये भी आपका बहुपद है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों। और ओके बच्चों, तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी में पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर है। 2.1 तो आप कर ही लोगे, कुछ ज्यादा नहीं है उसमें, बस ग्राफ बना हुआ है, उसमें शून्यकों को दर्शाना है। और मैंने आपको बता ही दिया था कि जहां एक्स एक्सिस पे काटेगा, जैसे जो भी ग्राफ बनेगा और एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटता है उसके शून्यक उतने होंगे, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, जैसे 2.2 का पहला क्वेश्चन आपको एक बार करा देता हूं। देखिए क्या करना है, एनसीईआरटी किताबें खोल लीजिएगा और उसमें देखिए पहला क्वेश्चन है x² -2x और ये है -8। तो इसका क्या करना है, आपको दिखाना है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है और इसमें क्या, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी संबंध वेरीफाई करना है, कोफिशिएंट इसके संबंध स्थापित करना है, मतलब बताना क्या है, वेरीफाई करना है, यानी दर्शाना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये वेरीफाई करना है बच्चों, ये वेरीफाई करना है इसको। तो 2.2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें वेरीफाई करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम इसके अल्फा बीटा निकाल लेंगे ना बेटा। ए और बी तो निकल ही जाएगा, ए और बी निकल जाएगा। मान लीजिए हम ए बी निकालना चाहे तो इसमें स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है उससे कंपेयर कर ले। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो यहाँ ए क्या है, देखो x² के साथ कोई नंबर अवेलेबल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 1। तो ए क्या हो गया 1। बी क्या है बच्चों 2। 2 नहीं बी है -2 निशान के साथ। देखो प्लस का निशान हो तो प्लस ना लो चल जाएगा, लेकिन माइनस का हो तो लेना जरूरी है। तो सी क्या है बच्चों, यहाँ सी है -8। तो इस प्रकार से आपके कोफिशिएंट तो आपको पता चल गए क्या है, ए बी सी। लेकिन अभी इस इक्वेशन का आपको क्या नहीं पता चला बच्चों, क्या नहीं पता चला, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं, पढ़ा है आपने पिछली कक्षाओं में, 9th में पढ़ा होगा। क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स है ना, 1 2 3 टर्म्स है। तो इसमें मिडिल टर्म 3 टर्म वाले जो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें x² होता है द्विघात पॉलिनोमियल्स, मिडिल टर्म को क्या करते हैं, 2 भागों में स्प्लिट कर देते हैं, 2 भागों में तोड़ते हैं। वो कैसे तोड़ते हैं, इन दोनों नंबर के गुणनफल करके उसका फैक्टर करते हैं, उनमें से नंबर ऐसे निकालते हैं जो यहाँ पे 2 लाना होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें कैसे पता चलेगा 2 कैसे लाना है, तो बेटा जोड़ के लगाना है कि घटा के लाना है। तो याद रखना पहला पद क्या है, x²। किस में बेटा, प्लस में, इसके आगे कोई निशान नहीं है ना तो ये प्लस का माना जाएगा। ठीक है, पहला पद हो गया। इसके बाद इसी पॉलिनोमियल्स का तीसरा पद देखा आपने 8, ये किसका है, माइनस का। तो एक प्लस का है एक माइनस का है, पहला पद और तीसरा पद आपने चेक किया तो पहले और तीसरे में दोनों में देखा कि एक माइनस का एक प्लस का है। तो बीच में जो 2 लाना है ना बेटा, बीच में जो 2 लाना है वो हमेशा माइनस करके लाना है।
अगर दोनों निशान सेम होते, पहले पद का और तीसरे पद का निशान एक सा ही होता, ये भी माइनस का होता है, ये भी माइनस का होता, तो बीच में प्लस करके लाना पड़ता, और ये माइनस का मतलब दोनों में से एक अपोजिट निशान का, एक प्लस का एक माइनस का, तो बीच में घटा के लाना है, ये बात याद रखिएगा। तो बीच में घटा के क्या लाना है, 2 लाना है। तो 8 के फैक्टर कर लेते हैं, इसके साथ कोई नंबर होता ना तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके फिर उसका फैक्टर करते, लेकिन इसके साथ कोई नंबर नहीं है, 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 ही आएगा। अब 8 का फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहां से दो नंबर ऐसे निकालो जिसका मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर आए, यानी 8 आए, या फिर इन दोनों का गुणनफल आए। याद रखना यहाँ पे कई बार 3 4 ऐसे भी दे सकता है ना, इसलिए मैं आपको पहले से बता देता हूं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद फैक्टर करेंगे, ठीक है। अब फिर जो नंबर 2 लेने हैं आपको, उन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर, और प्लस करो या माइनस करो तो बीच वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। यहां पे माइनस करना है, इस केस में आपके माइनस करना है। तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 घटा दो तो 2 बन जाएगा, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 बन जाएगा। दोनों कंडीशन 4 और 2 फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये 2 भी आ जाएगा 4 और 2 से, और 4 और 2 से ही 8 भी आ जाएगा, है ना। तो ये याद रखना है बच्चों, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको घटा करें तो बीच वाला नंबर आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर आ जाए, ठीक। अच्छा, ये वाला नंबर अभी देखिए, ऐसे क्वेश्चन और आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, फिलहाल इस केस में हमारे पास यही पर है, ठीक। तो इस 2 को हमने दो भागों में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, क्या, 4 माइनस 2, ठीक। बाकी एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे, माइनस का साइन ऐसे रखेंगे, और माइनस का 8 ऐसे रखेंगे। देखो बेटा, बाकी सब ऐसे सजाया, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब इसको ब्रैकेट कर दिया, और यहां से साथ में एक्स लगा था ना बेटा, एक्स लगा दिया। देखो बस 2 को हमने 4 माइनस 2 कर दिया, 2 को किया 4 माइनस 2, 4 कहां से आया, इसी के फैक्टर से, ठीक है। और 4 और 2 के मल्टीप्लाई से ये नंबर बन रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है। आप कह सकते हो भैया 5 में से 3 घटा लो 2 तब भी आ जाएगा, नहीं, 5 और 3 के गुणनफल से ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर लेने हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर भी आए और घटाने पर ये नंबर भी आए। तो इसलिए 4 और 2 का गुणनफल ये होता है, और 4 और 2 का माइनस ये होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, 3 पद थे, टूट के 4 पद बनेंगे। ये एक्स दोनों के साथ जोड़ के माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहा, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो -4, इधर से एक्स आएगा 4x के साथ, इधर जाएगा 4, सॉरी माइनस 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 का मल्टीप्लाई, प्लस -8। तो इस प्रकार से हमारा ये 3 से स्प्लिट होकर 4 बन गया। बीच वाले टर्म्स को हमने ब्रेक डाउन किया। अब इन दोनों में और इन दोनों में सिंपल है, कॉमन ले लो। अब जिन बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता उसको एक लाइन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। देखिए ठीक से समझिएगा, इस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, दो बार लिख लेंगे, समझ में आया। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, फैक्टर करना चाहो तो कर लो, आगे कोई अगर नंबर होता तो इसका ही फैक्टर करते 4 का, नहीं तो इसको ऐसे ही लिख ले, 4 इंटू एक्स लिख सकते। ऐसे ही 2 इंटू एक्स, इधर भी इसका फैक्टर कर लिया, और इसका क्या कर दिया, 2 इंटू 4 कर लो, इतना ही लिख लो बस। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो। देखो बच्चों, मैं जानता हूं कि ये लाइन एक्स्ट्रा आपको करवा रहा हूं, कुछ बच्चे तो डायरेक्टली यहां से ले सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो थोड़े से ज्यादा ही मासूम है तो उनके लिए जो है ना, इस ट्रिक को अपना लो। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक एक एक्स काट दिया हमने, एक्स बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर लिख दो, और कुछ तो कॉमन मिल नहीं रहा। देखो एक एक्स यहां से, एक एक्स यहां से उठा के यहां बाहर लिख लिया, और कुछ मिल रहा, यहाँ एक्स है, -4 है, तो एक्स -4 ये बच गया ब्रैकेट के अंदर, ले गया कॉमन, ठीक। ऐसे ही प्लस, बताओ यहाँ क्या कॉमन मिल रहा, 2 और 2 मिल रहा भैया, 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, x माइनस। याद रखना, ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये दोनों सेम होना चाहिए, अलग अलग हुआ तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है, ठीक है। अब इन दोनों में देखो 2 पद हो गए, एक पद मल्टीप्लाई वाला एक ही पद माना जाता है, ये पूरा एक पद और ये पूरा एक पद। अब इस पद और इस पद में क्या कॉमन मिल रहा, तो आपने देखा x-4 और x-4 दोनों मिल रहा, तो x-4 बाहर उठा लो, इसको बाहर उठा लो, थोड़ा सा काट के दिखा दूं, तो ये होगा x-4 बाहर उठा लिया। अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 2, x + 2। तो बच्चों ये जो हुआ, अच्छा शून्य के निकाल रहे हैं ना हम लोग, ये क्या निकाल रहे हैं, शून्य के निकाल रहे हैं, तो इसको इक्वल टू 0 तो लिखेंगे ना बेटा, शून्य निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 लिख दो, यहां क्या लिख, इक्वल टू 0, राइट।
अब क्या हुआ कि यहां पर दो ऐसे नंबर है, दो ऐसे पद है जिनका गुणनफल किया तो आंसर 0 आया। तो या तो ये बराबर 0 हो सकता है, या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है ना। तो दोनों को एक एक बार रख लेंगे। x माइनस 4 बराबर एक बार 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू यहां से देखिए निकल के आई 4, और एक बार हम क्या रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आई 2। तो आपने देखा बच्चों, ये और ये दो वैल्यू x की निकल के आ रही है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। ये दो ऐसी वैल्यू है ना जिसको अगर हम इस इक्वेशन पर रखेंगे तो ये पूरा 0 कर देगा। x बराबर 4 रख दो, पूरा 0 हो जाएगा ये, और x बराबर -2 रख दो तो पूरा 0 हो जाएगा। और यही अगर हम ग्राफ में बनाएंगे, ग्राफ में बनाएंगे, जब इसको बनाना आता है ना, 9th में सीखा है, ग्राफ में बनाएंगे x की और y की वैल्यू रख के, तो ये जरूर ये x एक्सिस को या y एक्सिस को दो जगह काटे, सॉरी x और x एक्सिस को दो जगह जरूर काटेगी, x एक्सिस को दो जगह काटेगी। और ये दो जगह कौन कौन सी जगह काटेगा, याद रखो, एक -2, एक -2 पे काटेगा जो हमने निकाला है, और एक काटेगा 4 पे। x एक्सिस को -2 और 4 पे काटेगा। देखिए सवाल ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि बताइए कि ये जो बहुपद है ये x एक्सिस को कौन कौन से बिंदु पे काटेगा, ये भी तो पूछ सकता है, कौन कौन से बिंदु पे काटेगा x एक्सिस को, यानी इनडायरेक्टली वो इसका शून्य ही पूछ रहा है। ठीक है, बताया कि x एक्सिस को जहां पे भी काटता है वही इसका शून्य कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने अल्फा और बीटा ज्ञात कर लिया पूरा। देखिए मिडिल टर्म को क्या किया हमने, स्प्लिट किया दो भागों में, दो भागों में स्प्लिट करके उसके बाद इसको ऐसे बनाया, ऐसे बनाने के बाद इसमें से कॉमन ले लिया। ये एक्स्ट्रा लाइन कुछ बच्चों के लिए जिनको कॉमन लेने में थोड़ी दिक्कत होती है उनके लिए दे दिया, नहीं तो आप डायरेक्टली इसके बाद ये स्टेप कर सकते हो। कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पर दो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, यानी फैक्टर कर दिया हमने इसका। फैक्टर करने के बाद हमने क्या किया, पहले वाले को 0 किया तो हमारे पास अल्फा निकल के आया, दूसरे वाले को 0 किया तो हमारे पास बीटा निकल के आया। अब हम गुणांकों और संबंध की स्थापना करेंगे, चेक करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, गुणांकों और शून्यकों में संबंध, यहां क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योग क्या है, शून्य क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और यहां गुणांक क्या है, b माइनस ए। b कितना है, -2। यह माइनस पहले से है और यहां फार्मूले में माइनस भी पहले से, अपान ए की जगह 1 रखेंगे, ए की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हल करोगे तो ये कितना आएगा, -2, अपान में 1 नहीं लगाना, -2। ठीक, अब देखो अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू आई है ना उसकी भी वैल्यू यही होनी चाहिए, और सॉरी -2 नहीं, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर माइनस का बी था, ये फार्मूले में है बेटा, इस बी को अलग ही रखना, ये फार्मूले में है पूरा, ये जो पूरा जो गुणांक है ना ये माइनस में पहले से ही है, यहाँ बी की वैल्यू -2 है, तो बी की जगह हमने -2 रखा, और इस माइनस का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पर 2 हो गया। अब अल्फा की जगह क्या रखे बच्चों, 4, वेरी गुड, 4 आया ना अल्फा की जगह, देखिए ना 4 निकाला है आपने, और बीटा की जगह क्या रखे, -2, ये प्लस था ये माइनस हो गया, -2, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -2 हो गया। अब यहाँ इसको सॉल्व किया तो ये भी क्या है 2 और ये भी क्या है 2, यानी कि क्या हो गया, दोनों इक्वल आ रहा है, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। इस सत्यता की जांच कर ली आपने। 2.2 के प्रथम क्वेश्चन में यही काम करना है आपको हर क्वेश्चन के साथ। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, कोफिशिएंट निकाल लेने हैं, इसके क्या है, गुणांक निकाल लेने हैं, गुणांक निकालने के बाद जीरोस निकालने हैं, जीरोस निकालने के बाद सत्यता की जांच करनी है, दैट्स इट। इतना ही करना है हर क्वेश्चन के साथ। एक और क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं। ओके बच्चों, एनसीईआरटी के 2.2 के फर्स्ट में पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, जो कि काफी लंबा वीडियो कर दिया, 12 मिनट में वही क्वेश्चन समझाया मैंने। तो ये 3 क्वेश्चन करने हैं और इसको फटाफट करेंगे।
क्या करना है, गुणांकों और शून्यकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, बस इसमें यही करना है, वेरीफाई करना है। यानी आपको करना क्या है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा एक तरफ और ये माइनस बी अपान एक तरफ, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है, यही करना है इसमें। ओके ओके ओके, एक और चीज करनी थी जो उसमें नहीं बताया मैंने इस वीडियो में, सॉरी। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए भी आपको प्रूफ करना है, सी अपान ए भी, ठीक है। तो कर लेते हैं, फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ है 4s² माइनस 4s, एस है बटा जी, एस फॉर, ठीक, एस 1। तो ए बी क्या है, पहले तो ए बी फटाफट लिख लेते हैं। ए बी क्या है, ए है इसमें 4, बी है इसमें -4 और सी है इसमें 1, ठीक। इसमें एबीसी तो आपको पता चल गया होगा, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों, फैक्टर करते हैं, फैक्टर करके इसका अल्फा और बीटा निकालते हैं। तो अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे, ऐसे दो नंबर चाहिए, देखो फर्स्ट टर्म्स और थर्ड टर्म्स हम चेक किए, हमने देखा दोनों टर्म्स जो है प्लस के हैं, तो बीच में 4 हमें जोड़ के लाना है, ठीक है, वेरी गुड। अब हम 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4। 4 के ऐसे दो फैक्टर करो जिसका गुणा करने पर 4 आए और जमा करने पर भी 4 आए, है ना, बीच में 4 लाना है और गुणा करने पर भी 4 लाना है, तो वो जाएगा 2 2, तो ये क्या हो जाएगा 4s² -2s प्लस 1। एस है बच्चों कहीं 25 ना समझ लेना, 45, ये एस। सीआरटी वाले भी यार ऐसे क्वेश्चन दे देते हो, इसमें एस डाल देते हैं, एक्स डाल दो, ठीक है, एस एस है ये, ओके। इसके बाद इसमें और इसमें कॉमन ले लिया, कॉमन ले लो, इसमें क्या मिल जाएगा, 2s कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2s, 2s है बच्चों 25 लग रहा, मुझे खुद ही 25 लग रहा, ठीक है, एस, और ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो -1 ले लो। देखो माइनस का निशान यहाँ पे है ना बेटा, तो माइनस ही यहाँ पे रखना पड़ेगा, और माइनस का जब भी कॉमन लेते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ कॉमन आ गया, तो ये तो 2s प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। एस यार एस बना रहे तो 25 लग रहा है, मुझे खुद को 25 लग रहा है, तो बच्चे क्या समझेंगे, ठीक। अच्छा जीरो निकाल रहे हैं ना, अल्फा बीटा निकाल रहे हैं, तो इक्वल टू 0 लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, समझदार हो, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, इसको एक बार लिख लो, और ये 2s - 1 एक बार लिख इक्वल टू जी। अब आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो इसमें, अहो दोनों ही अल्फा और बीटा दोनों बराबर आएंगे बच्चों, देखो कैसे आएंगे, 2s - 1 इक्वल टू 0 है, तो 2s - 1 उधर ले जाओगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और s इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया एक s की वैल्यू, तो ये हो गई जिसको हम लोग अल्फा बोल सकते हैं 1/2। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर भी करोगे, 2s - 1 इक्वल टू 0, तो भैया 2s इक्वल टू हो जाएगा 1, और 1 उधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी अल्फा और बीटा दोनों बराबर मान आ गए, अल्फा और बीटा दोनों के बराबर मान आ गए, और ये भी हो जाएगा 1/2, बिल्कुल समझ में आ गया। तो अल्फा बीटा दोनों ये हो गया। अब संबंध स्थापित कर लेते हैं, संबंध पता करते हैं। पहले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, तो अल्फा बीटा की जगह क्या रखेंगे 1/2 + 1/2, और यहाँ माइनस बी की जगह क्या लगाएंगे बच्चों, क्या है -4, और ए की जगह 4। तो इसको हल करें पहले तो 1/2 कितना होगा 2/2, 1 + 1 एलसीएम लेगो 2 आएगा, 2 का डिवाइड 1 बन जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1, ऐसे 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2, यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसको हल करने पर अल्फा प्लस बीटा को हल करने पर 1 आ रहा है, तो इसको भी हल करने पे क्या आना चाहिए, दोनों इक्वल आना चाहिए, है ना। इसको भी हल करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 4/4, 4 कट गया, क्या आया 1। तो सत्यता की जांच होगी, सत्यता की जांच होगी कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही, 1 आ रही है दोनों तरफ, है ना। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग। इस इक्वेशन को पहले ठीक करो, देखो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले अचर पद यानी x की पावर 0, फिर x1 और फिर x2, तो ये इधर करो ये इधर करो, क्योंकि देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए इन्होंने ऐसे कर दिया, ठीक, चेक करने के लिए समझ लीजिए, इसको इधर करेंगे इसको इधर करेंगे। आप क्या करेंगे, एबीसी सिंपल है, एबीसी तो आपको पता ही है, ए बराबर हो गया 6, बी बराबर हो गया -7, और सी बराबर हो गया -3, इतना तो पता चल गया आपको। ओके बच्चों, अब बीच में अल्फा बीटा निकालना है,
तो ब्रेकिंग डाउन करके मिडिल टर्म को दो अलग अलग भागों में तोड़ के और 4 टर्म बनाएंगे और 4 टर्म में दो दो अलग करके कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे? तो यहाँ देखो बीच में 7 लाना है हमको। अब वो भी कैसे लाना है? घटा के। कैसे पता बच्चों? पहला पद तीसरा पद दोनों के निशान हमने चेक किया। पहले पद के आगे कोई निशान नहीं, ये प्लस का है। तीसरे पद के आगे एक निशान है माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो बीच में लाना है घटा के। दोनों अलग अलग निशान है तो बीच में घटा के लाना है। एक निशान होता है तो दोनों बीच में जोड़ के लाते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों अलग अलग निशान है तो बीच में जो 7 लाएंगे घटा के लाएंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, पहले मल्टीप्लाई करो, 3 और 6 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 18। अब 18 ऐसे दो फैक्टर करो जिनका गुणा करने पर 18 आए और उन्हीं दोनों नंबरों को घटा करें तो कितना है? 7 आए। देखिए ना, घटा के 7 लाना है, गुणा इन दोनों का 18 है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं? 9 और 2। देखो 9 और 2 का गुणा करोगे तो 18 आएगा और 9 और 2 को घटाओगे तो 7 आएगा। ये चेक कर लेना बेटा। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अच्छा, ये लाइन मैं थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ क्योंकि आपको माइनस में कंफ्यूजन हो जाएगी ना। 6x² मैंने क्यों सिर्फ 7 को ब्रेक डाउन किया है, 7 को ब्रेक डाउन किया 9 माइनस 2 बस, बाकी सब ऐसे लिखा। देखो ध्यान से, कुछ और नहीं किया नया। 7 को 2 भागों में तोड़ दिया, 9 माइनस 2 लिख दिया। 9 में से 2 घटाओगे 7 ही आएगा ना। ठीक, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे और ये x साथ में लगा दोगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x, और ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और 2 के साथ x हो जाएगा, 2x हो जाएगा माइनस 3। ये x भी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया और माइनस भी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये ध्यान रखना। ये माइनस का मैं डायरेक्ट इसीलिए पहले लिख रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर माइनस का 7 बचाना है तभी माइनस की संख्या बड़ी रखेंगे, है ना। तो ठीक है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन उठा लेंगे। इन दोनों में कॉमन अगर ध्यान से देखोगे 3x उठेगा। ब्रेकिंग डाउन कर लेना जैसे मैंने किया था। 2x माइनस 3, राइट। यहां कॉमन क्या मिल रहा? कुछ नहीं, तो 1 तो लेंगे ही लेंगे, कॉमन तो 1 मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया 2x माइनस 3 इजिकल टू 0 लगाते जाना बच्चों, इजिकल टू 0 लगाते जाना। शून्य निकालना है ना बच्चों। ठीक है, अब ये दोनों सेम सेम एक बार लिख लेंगे। 2x माइनस 3 और क्या बचा? 3x प्लस 1 इजिकल टू क्या हो गया बच्चों? 0। अब एक बार इसको 0 रख देंगे, एक बार इसको 0 रख देंगे, अल्फा बीटा निकाल आएगा। एक बार इसको रख देते हैं 0 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया? 3 उधर गया प्लस में हो गया, 2 नीचे चला गया, 3/2। ये हो गया आपका अल्फा, अल्फा इक्वल टू 3/2। ठीक, बीटा निकाल लेते हैं लगे हाथ। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x नहीं x यही रखो। देखिए लाइन में करो यार, बच्चे समझदार हो गए। उधर ले गया -1, 1 प्लस का उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, 3 जब ले जाओगे मल्टीप्लाई में था x के साथ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आ गई आपकी -1/3। सॉरी, अब क्या करेंगे? बिल्कुल वही करेंगे, गुणांकों और जीरोस में संबंध स्थापित करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों? -b/a। अल्फा और बीटा क्या निकला है? 3/2 माइनस 1/3 इजिकल टू -b। b कितना है? क्या देखिए, ये देखिए हमने निकाल रखा है पहले, b बराबर -7। ठीक, अपान में a क्या है? 6, अपान में 6। अब यहां पर हल किया हमने तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस अपान 6। 7/6 इसको भी हल करने पर आना चाहिए। चलो देखते हैं, इसको हल करते हैं। एलसीएम लिया 6 आएगा, 2 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 का नीचे वाले का इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 3 9। 2 का डिवाइड किया 6 में 3 बार गया, उस 3 का ऊपर वाले 3 में गुणा कर दिया 9 माइनस। अब 3 का डिवाइड करो, 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2, तो 9 में से 2 घटा कितना आया? 7, और बटे में कितना है? 6। तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर। तो इस प्रकार से एक सत्यता की जांच हो गई। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। देखिए इसमें भी मैंने अल्फा प्लस बीटा ही निकाला, अल्फा इंटू बीटा नहीं निकाला। यार क्या कर रहा हूं मैं। इसमें निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा पहले। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। एक तो जांच होगी ना, दूसरा भी तो जांच करनी पड़ेगी। एक जांच कर दे रहा हूं, वैसे दूसरा तो बच्चे जांच कर ही लेंगे, समझदार है। अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा कितना निकला है बच्चा? 3/2 और ये है 1/2। 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 कट गया, कितना आएगा बच्चों? -1/2, -1/2 आएगा यहाँ पर। और ये c/2 c/a कितना आएगा? c है -2 -3,
और 2, तो ठीक है, ये हो गया -3/6। इसको भी तोड़ो काटोगे तो कितना आएगा, -1/2। इधर वाला भी -1/2, उधर वाला भी -1/2। ये भी सत्यता की जांच होगी। इसमें भी अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगा ये सवाल। अल्फा इंटू बीटा इजकल टू C/A, है ना बच्चा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2। ठीक, सी कितना है, देखिए ना क्या निकाला, C1 निकाला है 1, और ए कितना निकाला 4। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया 1/4 और ये भी हो गया 1/4। सत्यता की जांच हो गई। ठीक, दोनों ही निकालना पड़ेगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल के दिखाना है तो अल्फा इंटू बीटा भी निकाल के दिखाना है, ये नहीं केवल एक ही करके छोड़ दोगे आप। यहाँ पर भी मैंने दोनों निकाला है, गुणांकों और शून्यकों में संबंध। गुणांक निकालना ही थोड़ा इसमें आपको सीखना पड़ेगा, गुणांक निकालने के लिए, जो कि 9th में आपने काफी सीखा होगा। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर भी ए बी सी लिख लेते हैं बच्चे, क्या क्या है। ए तो सिंपल है, क्योंकि जो यू स्क्वायर है, स्क्वायर वाला वो जो है उसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन वो ए है। ठीक, और यू की पावर जब 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या है बी, तो यू स्क्वायर के साथ ए है, तो ये हो जाएगा ए 4। ए की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 4। ओके, और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 8, और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, नहीं पता है ही नहीं, 0। सी की वैल्यू क्या है 0। ठीक है बच्चों, ठीक, एबीसी पता चल गया। अब इसके कोफिशिएंट निकाल लो। यहाँ तो बड़ा आसान है, ये 2 पद है ना बेटा, तीसरा पद तो है ही नहीं, तो बीच वाले टर्म्स को फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, दोनों में कॉमन ले लोगे, क्या 4u कॉमन मिल जाएगा, 4u कॉमन लोगे ना, हाँ बिल्कुल। यहाँ देखो 4u से मिल गया तो केवल एक u बचेगा, 4u बाहर आ गया तो एक u बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4u बाहर आ गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक, और इजिकल टू 0 क्यों लगाया 0, क्योंकि अल्फा बीटा निकालना बच्चों। ओके, इसके बाद इसका और इन दोनों का, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस पूरे पद का, ये जो पूरा पद है इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा 0। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो एक बार 4u बराबर 0 कर लेते हैं, और एक बार u प्लस 2 बराबर 0 कर लेते हैं। तो 4u बराबर 0 कर रहा है तो u की वैल्यू 0 आ रही है, 4 का जाके डिवाइड करोगे 0 आएगा। ठीक, और u की वैल्यू यहाँ पे आ रही है -2, यानी अल्फा इजकल टू 0 आ गया और बीटा इजकल टू -2 आ गया। अब यहां गुणांकों और शून्यकों में संबंध देख लेते हैं बच्चों, गुणांकों और शून्यकों में संबंध देख लेते हैं। क्या है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू है -b/a। बचा, बोर्ड में क्वेश्चन जो करने हैं ना, यहां बाकायदे लिख दीजिएगा गुणांकों का योगफल इजकल टू अल्फा प्लस बीटा, राइट, ऐसे करके लिख लेना। बोर्ड पे कैसे लिखोगे, चलो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जेरोस इजकल टू होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों, अल्फा है 0, बीटा है -2, तो हो गया -2। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया -2। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या है -b/a। तो b कितना है बच्चों, चेक कर लेते हैं, 8 है माइनस का, और 4 नहीं, b माइनस का, b मतलब फार्मूले में ये माइनस वाला लगा है, ये माइनस का नहीं है, b तो 8 तो प्लस का है, ये माइनस तो लगेगा ना। a की जगह क्या रखा 4, डिवाइड कर दिया कितना आया -2, डिवाइड किया कितना आया -2। तो बिल्कुल बिल्कुल अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 है, और -b/a बराबर -2 है। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -b/a। ये हो गया प्रूफ। ठीक, एक दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a है। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे, अल्फा की जगह 0 रखा, बीटा की जगह क्या रखा, कुछ भी रख लो, कुछ भी क्या रख लो, जो बीटा निकला वही रख दो ना, -2 गुणा कर दिया, -2 और 0 का गुणा करोगे 0 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ c बराबर भी 0 है, देखो c बराबर 0 है। अब नीचे चाहे कुछ भी रख लो, 4 रख लो, ये भी 0 आ जाएगा, यानी कि ये भी सत्यता की जांच होगी।
ठीक है। इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन मैंने और करवा दिया आपके। तो एनसीईआरटी के बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, और कुछ अगर ना समझ में आए तो गुरुजी कोचिंग क्लासेस के इस चैनल पर कमेंट्स करिएगा, मैं आपको उसके आगे के क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो जरूर पूछिएगा। और बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। और अगर आपको मेरा यह चैनल, जो भी मैंने पॉलिनोमियल समझाया है, बहुपद समझाया है, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें